आज हम बात करेंगे राजस्थान में पुलिस द्वारा की गई उस बड़ी कार्रवाई की जिसने कथित तौर पर एक संभावित गंभीर आपराधिक साजिश को समय रहते विफल कर दिया। ये मामला लंबे समय से सक्रिय बताए जा रहे रोहित गोदारा गैंग, हथियारों की सप्लाई, स्थानीय नेटवर्क और पुलिस की खुफिया कार्रवाई से जुड़ा है। इस वीडियो में हम उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझेंगे। ध्यान रहे कि जिन तथ्यों का उल्लेख किया जा रहा है वो पुलिस और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। किसी भी आरोपी का दोष अदालत द्वारा तय किया जाना बाकी है। राजस्थान में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले गैंगों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सीकर जिले में पुलिस और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि इनके कब्जे से 4 पिस्तौल और कई कारतूस बरामद किए गए। जांच एजेंसियों का मानना है कि इन हथियारों का इस्तेमाल किसी बड़ी वारदात में किया जा सकता था। हालांकि पुलिस की समय पर कार्रवाई के कारण कथित योजना पूरी होने से पहले ही आरोपियों को पकड़ लिया गया। बता दें, रिपोर्ट्स के अनुसार 18 जून को सुबह पुलिस ने गुलाब सिंह को गिरफ्तार किया। उसे दिन देर रात प्रदीप मंडीवाल को उसके घर से हिरासत में लिया गया। इसके बाद 19 जून की शाम मनोज थालोट को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि मनोज ने गुलाब सिंह की मुलाकात राहुल से करवाई थी, जो कथित तौर पर गैंग के स्थानीय नेटवर्क से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इन गिरफ्तारियों के बाद पुलिस ने पूछताछ शुरू की और कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आने का दावा किया। बता दें, सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के अनुसार पुलिस को आशंका है कि राजस्थान में केवल 4 पिस्तौल और कुछ कारतूस ही नहीं भेजे गए थे, बल्कि हथियारों की एक बड़ी खेप विभिन्न जिलों में पहुंचाई गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि करीब 1 दर्जन पिस्तौल और सैकड़ों कारतूस अलग अलग स्थानों तक पहुंचाए गए। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। पुलिस फिलहाल इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है कि हथियार कहां से आए, किन लोगों तक पहुंचाए गए और उनका अंतिम उद्देश्य क्या था। बता दें आपको कि पुलिस के अनुसार गुलाब सिंह के पास से जिगाना पिस्तौल बरामद हुई, वहीं प्रदीप के पास से 2 अन्य पिस्तौल और कारतूस मिले। प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई कि दोनों कथित तौर पर हथियारों की डिलीवरी लेने और उन्हें आगे पहुंचाने का काम कर रहे थे, यानी वो कथित रूप से सप्लाई चेन का हिस्सा थे। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क में और कितने लोग शामिल थे तथा हथियारों की सप्लाई किस स्तर तक पहुंच चुकी थी। वैसे आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब इस गैंग से जुड़े लोगों के पास से हथियार बरामद होने का दावा किया गया है। इससे पहले अप्रैल महीने में भी सुरक्षा एजेंसियों को सूचना मिली थी कि कुछ कथित शूटर राजस्थान में प्रवेश करने वाले हैं। पुलिस और अन्य एजेंसियों ने संयुक्त रणनीति बनाकर कार्रवाई की और उन्हें हरियाणा में ही पकड़ लिया गया। पुलिस के अनुसार यदि उस समय कार्रवाई नहीं होती तो राजस्थान में किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम दिया जा सकता था। लगातार 2 बार हथियारों की बरामदगी के बाद पुलिस का मानना है कि गैंग के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि गैंग पूरी तरीके से कमजोर हो चुका है, क्योंकि संगठित अपराध से जुड़े मामलों में नेटवर्क अक्सर कई स्तरों पर काम करते हैं। यही कारण है कि जांच एजेंसियां लगातार सतर्क है और अन्य संदिग्धों की तलाश भी जारी है। जांच में एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है। जी हां, पुलिस सूत्रों के अनुसार पहले गैंग के सदस्य कथित रूप से सिंगल ऐप के जरिए संपर्क में रहते थे, लेकिन अब उन्होंने किसी अन्य इनक्रिप्टेड ऐप का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि तकनीकी समस्याओं के कारण स्थानीय गुर्गों और मुख्य नेटवर्क के बीच संपर्क प्रभावित हुआ है। इसी वजह से कथित शूटरों की गतिविधियां धीमी हुई और पुलिस को कार्रवाई का समय मिल गया। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक स्तर पर विस्तृत जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई। अब इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि जनवरी महीने से जुड़ती है। उस समय सीकर के एक सराफा कारोबारी को कथित तौर पर 3 करोड़ रुपए की फिरौती की धमकी मिली थी। पुलिस ने इस मामले की जांच के दौरान एक नाबालिग और कई रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि नाबालिग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए सीकर में रह रहा था और इसी दौरान वह कथित रूप से गैंग के संपर्क में आया।
बता दें, पुलिस के अनुसार नाबालिग को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि जब कथित शूटर सिकर आए तो उनके ठहरने की व्यवस्था की जाए। इसके बदले उसे 10 से 20 हजार रुपए देने की बात सामने आई। हालांकि पुलिस ने समय रहते उसे हिरासत में ले लिया और कथित योजना आगे नहीं बढ़ सकी। ये मामला इस बात का उदाहरण माना जा रहा है कि किस तरीके से आपराधिक गिरोह आर्थिक लालच देकर युवाओं को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि राजस्थान में कथित तौर पर वीरेंद्र चारण और राहुल रिडाऊ स्थानीय स्तर पर नेटवर्क संभालते हैं। उनका काम स्थानीय लोगों से संपर्क करना, उन्हें विभिन्न भूमिकाएं देना और गैंग की गतिविधियों को आगे बढ़ाना बताया जा रहा है। पुलिस अब इन दोनों की भूमिका और उनके संपर्कों की गहराई से जांच कर रही है। बता दें, गुलाब सिंह के बारे में पुलिस का दावा है कि उसे व्यापार में भारी आर्थिक नुकसान हुआ था। कथित तौर पर करीब 1 करोड़ रुपए के घाटे के बाद उसने अपने परिचित मनोज के माध्यम से गैंग से संपर्क किया। जांच के अनुसार उसे उम्मीद थी कि गैंग के नाम का इस्तेमाल कर वह अपने साझेदारों पर दबाव बना सकेगा। दूसरी ओर प्रदीप के बारे में पुलिस का कहना है कि वह टेलीग्राम के माध्यम से राहुल के संपर्क में आया था। पुलिस के अनुसार नशे की लत और आर्थिक लालच के कारण वह इस नेटवर्क का हिस्सा बना। अब ये पूरा मामला कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है। पहला, आखिर हथियारों की इतनी बड़ी खेत सीमाओं को पार करके विभिन्न जिलों तक कैसे पहुंचे? दूसरा, स्थानीय स्तर पर ऐसे नेटवर्क कैसे तैयार हो जाते हैं? और तीसरा, युवाओं को अपराध की दुनिया में जाने से रोकने के लिए समाज और प्रशासन को मिलकर क्या कदम उठाने चाहिए? विशेषज्ञों का मानना है कि संगठित अपराध केवल पुलिस की चुनौती नहीं है, बल्कि वे सामाजिक और आर्थिक समस्या भी है। बेरोजगारी, आर्थिक दबाव, नशे की लत और जल्दी पैसा कमाने की चाह कई बार युवाओं को गलत रास्ते पर ले जाती है। इसलिए केवल गिरफ्तारी ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जागरूकता, शिक्षा और रोजगार के अवसर भी उतने ही महत्वपूर्ण। तो फिलहाल पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि हथियारों का स्रोत क्या था, किन लोगों तक उनकी सप्लाई हुई और क्या इस नेटवर्क का संबंध किसी अन्य राज्य से भी जुड़ा हुआ था। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी। दोस्तों, कानून से बड़ा कोई नहीं होता। यदि किसी के खिलाफ आरोप है तो उनका अंतिम फैसला अदालत ही करती है। इसलिए हमें जांच एजेंसियों द्वारा साझा की गई जानकारी और न्यायिक प्रक्रिया दोनों का सम्मान करना चाहिए। यदि आप इस तरह की तथ्यात्मक और विस्तृत रिपोर्ट देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।